स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज आपके सामने जो तीन मुद्दे लेकर आए हैं, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, प्रियंका, इनका कैंपेनिंग है असरदार। क्या ये जीत दिलवा पाएगा इंडिया गठबंधन को? मुद्दा नंबर 2, हर गुजरते पल के साथ अपनी भाषाई मर्यादा खोते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर किस्म की खुराफात में लगी हुई है बीजेपी। और मुद्दा नंबर 3, चुनाव आयोग लोकतंत्र को किस तरह से शर्मसार कर रहा है, किस तरह से पक्षपात कर रहा है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे चुनावी कैंपेनिंग से। जी हां, यह बात तय हो गई है कि अब विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है। आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अनर्गल बयान देते हैं टेम्पो पर, राहुल गांधी टेम्पो पर चढ़ जाते हैं। और उसी तरह से राहुल का यह कहना कि मैं जो मर्जी चाहूं प्रधानमंत्री से बुलवा सकता हूं, यानी कि इस वक्त जो एजेंडा है वो विपक्ष जो है वो तय कर रहा है। आप तेजस्वी को देखिए, कमर टूटी हुई है मगर 200 चुनावी रैलीज कर रहे हैं। अखिलेश को देखिए किस तरह से जनता दीवानी हुई जा रही है उनकी रैलीज में। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये वोटों में तब्दील होगा? क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा? अभिसार, एक बात साफ है कि 2024 के चुनाव का एजेंडा विपक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने सेट कर दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद वे अपनी जमीन पर ही खड़े हुए हैं। और जिस तरह से बौखलाहट है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात जिस तरह से जनता जनार्दन रैलियों में आ रही है, बात सुन रही है, बड़े पैमाने पर उसे प्रसारित किया जा रहा है, उससे एक बात साफ है, 2024 का एजेंडा विपक्ष के नाम है। अभिसार, क्या है इसमें आपका पंच? जनता के सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से नकारात्मक सोच है। और उस नकारात्मक सोच के जवाब में विपक्ष के सभी नेता, चाहे राहुल हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये तमाम लोग मुद्दे पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एजेंडा सेट करना, जो आज तक नहीं हो पाया है। मगर हम एक अजीबोगरीब समाज में जी रहे हैं जिसे ब्रेन वॉश किया जा चुका है पिछले 10 साल में। क्या ये वोटों में तब्दील होगा? उसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, मेरा साफ मानना है कि चुनौती बहुत असरदार हो चुकी है पहले ही दौर से, और अब हम छठे दौर में जा रहे हैं। मोदी जी का कोई भाषण, कोई रैली, कोई इंटरव्यू राहुल के नाम के बिना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बिना पूरा नहीं होता। और यूपी में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी, यानी हर तरफ वो इन्हीं लोगों का नाम ले रहे हैं, अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। भाषा, मैंने देखा राहुल गांधी जिस तरह से टेम्पो पर चढ़ गए। देखिए, मोदी से वो एक बहुत बड़ी भूल थी जहां उन्होंने अडानी अंबानी के साथ काला धन जोड़ दिया। वो बयान ही अपने आप में इतना वाहियात था, कायदे से गोदी मीडिया को और या मीडिया को उस पर जोरों से डिबेट करना चाहिए था, मगर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। मगर देखिए, राहुल विद एब्सोल्युटली नो सपोर्ट वो टेम्पो पर चढ़ जाते हैं। वो जिस तरह से चुनावी प्रचार करते हैं, ये अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक और अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, सारा उनका जो प्रचार है वो इस पर है कि हम क्या दे रहे हैं। वहां पर मोदी जी का जो प्रचार है वो निगेटिव निगेटिव निगेटिव। मतलब मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में मोदी जी किस तरह से कांग्रेस फोबिक हैं, मुस्लिम फोबिक तो पहले से ही थे। वो सारा तो एजेंडा उनका साफ है। लेकिन एक चीज और, सिस्टम में जो क्रैक हुआ है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाऊंगी। देखिए, जो खबर आई है सेना की तरफ से कि अग्निवीर पर वो रीथिंक कर रहे हैं, उसमें जो कई चीजें हैं उसमें वो इंटरनल सर्वे करा रही है आर्मी। और ये कब आता है? जब राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता अग्निवीर 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 को एजेंडा बनाते हैं। तो सिर्फ मोदी जी ही नहीं, आप देखिए जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है वह भी ये बोल रहा है कि भाई अग्निवीर में कुछ गड़बड़ हुआ। वाई द सेना इंटरनल सर्वे करा रही है और क्यों कह रही है कि अगर गड़बड़ी मिली तो हम कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये एक बड़ी जीत है इस बात की कि एजेंडा सेट हुआ। मोदी जी तो प्रभावित हुए, जो बाकी पूरा तंत्र है लोकतंत्र का उसमें भी रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ मुकुल कि राहुल जो कह रहे हैं ना कि मैं मोदी से जो मर्जी चाहूं बुलवा सकता हूं, अडानी अंबानी पर बुलवा ही दिया। और अब देखिए, अग्निवीर पर सेना का यह कदम जिसका जिक्र भाषा ने किया, यह भी बता रहा है कि भाई चुनावी प्रचार का असर देखिए। क्योंकि देखिए, सेना जो ये कदम उठा रही है इसे आप अलहदगी से, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसका भी एक पॉलिटिकल पहलू है। अग्निवीर का जो पॉलिटिकल नुकसान भाजपा को हो रहा है वो दिख रहा है। और यानी कि राहुल का जो एजेंडा है
वो तय कर रहा है। नहीं, राहुल का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा, विपक्ष का एजेंडा लगातार अपने मतलब केंद्र में बना हुआ है। यही वजह है, चाहे वो सेना ये कह रही है, अब उसे जब लग रहा है क्योंकि राहुल और कांग्रेस ने सीधा कह दिया है कि अग्निवीर खत्म करेंगे, तो वो रीथिंक करेंगे, क्या करेंगे, ये सब डैमेज कंट्रोल है कि किसी तरह, और चुनाव आयोग कह ही रहा है उस पर बात ना करो, तो भाई उस तरह से। लेकिन एजेंडा सेट हो चुका है पूरा का पूरा, और राहुल ने एक नया तरीका निकाला है। वो अब अपना एक इंडिविजुअल एक वीडियो करते हैं किसी भी बात पर, कोई भी नया, तुरंत, बिल्कुल, और एक नए ढंग से वो बात रखते हैं, और वो लोगों तक पहुंच रही है। ये बड़ी बड़ी रैली में एक मिनट, ना सिर्फ टेम्पो वाला, आपने याद होगा वो जब एक एयरपोर्ट में घुसे तो वहां से भी उन्होंने बता दिया कि देखिए जिस एयरपोर्ट में उज्जैन अडानी का कब्जा है, लखनऊ एयरपोर्ट, वो हाँ बिल्कुल यही सारी बात है। वो कार एक्सीडेंट होता है, सरकार बचाव करती है, वो उस पर भी कर देते हैं, पुणे पर कर देते हैं। बिल्कुल सही। वहां पर भी आप देखिए कि पुणे वाले इंसिडेंट में जहां अजीत पवार और उनके विधायक बचाने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को और उसके परिवार को, उस लड़के जिसमें जो कार चला रहा था, राहुल गांधी का आता है स्टेटमेंट, अगले दिन वहां पर फोर्स करना पड़ता है, रीथिंक करना यानी पड़ता है, जैसे क्रिकेट की भाषा में, क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है, यानी कि लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। अच्छा, एक और चीज आपने देखा है, अब इसमें मेरी एक सोच है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कांग्रेस के विज्ञापन, अब जैसे वो गुब्बारा वाला विज्ञापन है जिसकी एक झलक मैं चाहूंगा मेरे दर्शक देखें। जी हां, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फूल रहा है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और आपने देखा पोपा ने वॉर रुकवा दी, उसके जवाब में भी जिस तरह से आ रहा है। मगर मैं एक पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने 2014 के भी भाजपा के विज्ञापन देखे थे, जनता माफ नहीं करेगी, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो विज्ञापन है भाषा, ये मुझे बहुत सकारात्मक लगते हैं, गुस्सा नहीं दिखता है इसमें, कायदे से गुस्सा, सारे के सारे कायदे से गुस्सा होना चाहिए। हाँ, देखिए मगर बहुत ही सकारात्मक अंदाज में, आपको बहुत ज्यादा ऑफेंड ना करते हुए मारक। देखिए इसमें इन्होंने कोशिश ये की है, क्योंकि इतनी ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा हिंसा है। भाई मोदी जी को अगर आप सुबह से शाम सुन लीजिए, हम पत्रकारों को तो और सुनना ही पड़ता है, तो लगता है कि बाप रे सर फट जाएगा, इतना ज्यादा नफरत कोई कैसे बोल सकते हैं। गला बैठा हुआ है, कल श्रावस्ती में तुमका गला भी बैठ गया था। तो उसके बाद लोगों को एक रिलैक्स चाहिए, एक चाहिए कि हम तो ये विज्ञापन वो डोज देते हैं। बहुत अच्छी मार कर रहे हैं। आरक्षण वाला भी जो उन्होंने बनाया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी, उसमें राहुल आते ही नहीं है। उसमें वो बता रहे हैं कि आरक्षण कैसे छीन रहे हैं, और मैं तो जमीन पर देख रही हूँ कि आरक्षण का मुद्दा बहुत क्लिक कर गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा बहुत क्लिक कर गया है। लोगों को एक डर हो गया है कि आरक्षण छीन लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इसीलिए 400 पार वाला। तो उसमें बहुत जरूरी है कि एक थोड़ी मलहम जैसा लगाया जाए। मगर क्या बहुत देर तो नहीं होगी भाषा? संक्षिप्त में बताएं। नहीं, मुझे लगता है कि देर तो हम मानी की चल सकते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज थे, इनके पास धन नहीं था, लेकिन क्या आपको लगता है वही वजह थी? वही वजह थी। एक मैं और बताऊं, ये बिल्कुल आईपीएल की आपने बात की, बिल्कुल आखिरी ओवर चल रहे हैं, और इसमें जो भी रन बन गए मुझे लगता है वो डिसाइसिव होंगे। ये हमने खेल में भी देखा है और राजनीति के मैदान में भी। अगर 10 रन भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो वही जीत हार। अच्छा, ये जो अभी 2 चरण हैं, क्योंकि ये विज्ञापन आए हैं, आपने टेम्पो का जिक्र किया, वो टेम्पो में ले भी आए कि उनका टेम्पो किसके लिए चलता है, कोयला के लिए, और मेरा किसके लिए चलता है। तो बहुत तेजी से इस समय वार हो रहा है, और ये आखिरी ओवर बहुत जरूरी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं आईपीएल की, और इसमें आपने देखा विपक्ष के कई बड़े नेता रिटायर्ड हर्ट हैं। तेजस्वी को देखिए, उस व्यक्ति की कमर टूटी हुई है, मगर वो फिर भी 200 रैलीज कर रहा है। वो मेरे ख्याल से 208 रैली कर चुके हैं, और बिहार में जो उन्होंने 250 रैलीज की थी, जिसके चलते वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए थे, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जज्बा भी दिखाई दे रहा है विपक्ष के नेताओं में मुकुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों में, चाहे क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने विधानसभा इसके बाद, और दिल्ली में भी होने, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सक्रियता जिस तरह दिख रही है, बिहार में जिस तरह आरजेडी दिख रही है, जिस तरह से केजरीवाल कन्हैया मंच पर आए। हाँ बिल्कुल। और देखिए इसमें जी बताइए। मैं कहूंगी कि जो तेजस्वी ने ये डायलॉग मारा ना, देखिए वो जो डायलॉग डिलीवरी है, पॉजिटिव, पूरा इंडिया गठबंधन का जो प्रचार है वो पॉजिटिव पर है। तो कहते हैं कि भाई, लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप रेस्ट ले लीजिए, हम संभाल लेंगे। तो उस रैली में वो क्या कहते हैं कि मैं तब तक रेस्ट नहीं ले सकता जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट पे ना भेज दूं। तो अब आप देखिए, ये जो लैंग्वेज है, एक एज अ लीडर की लैंग्वेज है कि भाई कोई अपशब्द नहीं कहे उन्होंने, और सीधा सीधा वार किया। और यहाँ प्रियंका गांधी को भी ध्यान से नहीं, मैं प्रियंका की अलग से चर्चा करूंगा। देखिए,
मैं अखिलेश का जिक्र करना चाहता हूं यहां अखिलेश को लेकर दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। यह व्यक्ति व्यंग के सहारे जिस तरह से हमला बोल रहा है, मेरे ख्याल से तमाम नेताओं में अखिलेश का व्यंग जो है ना वो कहीं ज्यादा मारक है। उसमें उत्तर प्रदेश की मिट्टी की एक सुगंध को आप महसूस करते हैं। और आप देख रहे हैं पूर्वांचल में भाषा जो प्रतिक्रिया उसे मिल रही है कि भीड़ पागल हुई जा रही है, बिल्कुल जो है बैरिकेडिंग टूट रही है। तो वो मुझे जानना चाहता हूं अखिलेश फैक्टर के बारे में आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश ने जिस तरह से बहुत साइलेंटली, और मुझे लगता है बहुत अच्छा अभिसार जो आप कह रहे थे ना कि बहुत देर तो नहीं कर दी, ये बहुत अच्छा किया इंडिया गठबंधन ने कि जो अपनी ताकत का असल प्रदर्शन है वो बिल्कुल आखिर में किया। मैं तो लखनऊ गई थी, मोहनलालगंज गई थी, वहां पर भी मैंने देखा कि आप देखिए कि जो मैसेजिंग है वो बहुत क्लियर है। और जो चुटीला अंदाज है, संभल में आपका पूरा बूथ लूटा जा रहा है, वहां पे लोगों को वार नहीं होने दिया जा रहा है। और देखिए अखिलेश कैसे कहते हैं कि मोदी जी बौखला गए हैं, हार से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और सीधा मैसेज दे देते हैं कि भाई लोकतंत्र के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, लाठी गोली सहनी पड़ेगी। तो ये जो एक अंदाज है कि आप कैसे इसे काउंटर कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना वहां कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है, ना शमशान की बात कर रहा है, ना ही कोई नफरत की बात कर रहा है। और फूलपुर वाली आप मीटिंग देखिए, जिसको लेकर राहुल कल मोदी जी को बोलना पड़ा श्रावस्ती में कि वो 500 रुपए लेके आते हैं या पैसे लेकर। और ये देखिए मोदी जी का ये कहना कितना शर्मनाक है, हम सब जानते हैं। उनका ही वीडियो आ चुका था जेपी नड्डा वाला, जहां पे वो 500 रुपए दिखा रहे हैं कि हमें दिया गया है। तो फूलपुर वाले में बौखलाहट, कांग्रेस की जो शो था वहां पर कांग्रेस और अखिलेश का, उससे भीषण बौखलाहट बीजेपी में पहुंची, क्योंकि वो तो सुरक्षित सीट मांग रहे थे कि यहां तो कुछ हो नहीं सकता। मुकुल, हम बात करें प्रियंका की, प्रियंका भी एक मेरे ख्याल से एक एक्स फैक्टर है कांग्रेस के लिए। प्रियंका बतौर कम्युनिकेटर राहुल से कहीं ज्यादा नेचुरल मुझे लगती हैं। और हमने देखा सहारनपुर से लेके झारखंड से लेके उनको लेकर एक दीवानगी है। और चूंकि वो एक महिला हैं तो वो फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्या असर हो सकता है प्रियंका का, या आपको लगता है कि यूपी का इतिहास तो नहीं दोहरा दिया जाएगा? नहीं, असर तो पूरा पड़ रहा है। और जिस तरह उन लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं, जिस तरह वो बात करती हैं लोगों से, बिल्कुल बहनापा उनका, भाईचारे से जो बात करती हैं, राहुल भी करते हैं, लेकिन प्रियंका का एक असर है। और जिस तरह वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाजवाब जिसे कर देना होता है। अब लोग पत्रकारों से सवाल वापस नहीं पूछा जाता। जैसे भोजन के अधिकार पे ही मैंने बात की कि वो तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन भोजन का अधिकार गरीबों को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो ये सब डिबेट में लाना लोगों को, क्योंकि इस पर बहुत वो था कि 5 किलो वाकई में अब भी बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। तो इस पर यह बताना कि भोजन का अधिकार ये मुफ्त नहीं मिल रहा, अधिकार तो मिल चुका, आपको अधिकार दिया कांग्रेस ने, भोजन का अधिकार जनता को है और सरकार को देना। तो प्रियंका लगातार बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, उनकी बातों को सुना जा रहा है और मुझे लगता है कि बड़ा उसका और कम से कम पत्रकारों को इंटरव्यू दे रही हैं। और उसमें देखिए जिस तरह से उन्होंने पूछा, एएनआई वाला जब जर्नलिस्ट उनसे पूछता है कि ये सवाल है, तो सबसे पहले पूछता है ये सवाल किसने आपको बताया? मतलब ये जो एक, और बहुत मुस्कुराते हुए देखिए, चेहरे से स्माइल नहीं जाती, ये बड़ी खासियत है। उनको उस तरह से गुस्सा नहीं चढ़ता। अच्छा, जिस तरह से राहुल को गुस्सा चढ़ जाएगा मीडिया में, वो बहुत मुस्कुराते, कहने आप फोन लगा के पूछ लीजिए उनके पास कहां से फोन आया, ये सवाल आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां। अच्छा, 25 को चूंकि दिल्ली की सातों सीट पर जो है वोट डाले जा रहे हैं, हमने मेरे ख्याल से सबसे डिफाइनिंग तस्वीर देखी कि किस तरह से कार के बोनेट के ऊपर केजरीवाल खड़े हैं और फिर वो कन्हैया को बुलाते हैं। पूर्वी दिल्ली में चुनौती बहुत कठिन है, हमने देखा कन्हैया पर अटैक भी हुआ। इनफैक्ट ये एक भाजपा की राजनीति पर एक टिप्पणी है कि एक अटैक होता है, वो व्यक्ति एक उसी मंच पर दिखता है जहां मनोज तिवारी हैं। हिंसा का इस्तेमाल, झूठ का इस्तेमाल, झूठ ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग वीडियो, जो सब कुछ झूठ है। केजरीवाल और इस तरह से भाषा उनका एक मंच पर आना, ये कितना कारगर साबित होगा और केजरीवाल फैक्टर को कैसे हम देखें? देखिए, केजरीवाल बैटिंग बिल्कुल फिक्स पिच पे कर रहे हैं। उनको पता है कि गेंद कहीं भी आएगी, गड़बड़ गेंद आएगी तो खेलेंगे नहीं। ये उन्होंने तय कर लिया है दिल्ली के लिए, कम से कम मुझे लगता है। और जिस तरह से हमले से भी घिरे हुए हैं उसमें बहुत स्वाभाविक है। और ये मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यही है। वो देखिए जय श्री राम भी बोल देंगे और बजरंग बली भी बोल देंगे, और बाकी जगह उनको लगेगा, क्योंकि उनका एक जो वोट बैंक है दूसरे ढंग का वोट बैंक है। और नीचे में कम से कम लोगों को लग गया कि इस बार केजरीवाल संकट में है। और उन्होंने सीधे दांव जो चला है, क्योंकि देखिए 2 इंपॉर्टेंट दांव चले हैं जो कांग्रेस नहीं चल सकती थी। पहला दांव जो उन्होंने चला कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और ये अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
यह दांव बहुत मारक है। मैं तो इसको बिहार में और मुंबई दोनों जगह देख चुकी, उत्तर प्रदेश में देख चुकी इसका असर। दूसरा दांव जो उन्होंने चला कि किस तरह से योगी जी की छुट्टी हो जाएगी, तो ये जो दांव है ये गुगली है, 100% गुगली है, लेकिन इस गुगली का असर रैंक एंड फाइल में पड़ा है। और आरएसएस को लेकर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑपोजिशन एजेंडा तय कर रही है, चाहे राहुल हो, अखिलेश, तेजस्वी, प्रियंका या फिर केजरीवाल जिसका जिक्र अभी भाषा ने किया, वो लोग एजेंडा तय कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बौखलाहट में कई चीजें कह रहे हैं। मैं दूसरे विषय की तरफ जाऊं, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। बस मैं ये कहता, जो केजरीवाल और कन्हैया की तस्वीर है ये बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव से पहले, क्योंकि 25 को मतदान, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों में कंफ्यूजन ये होता है कि यहां हम झाड़ू को वोट दे रहे हैं या हाथ को वोट दे रहे हैं, और झाड़ू और हाथ साथ है। इन दोनों की तस्वीर साथ आने से मुझे लगता है जो बहुत निचले स्तर पर मतदाता में कंफ्यूजन है वो दूर होगा। यही नहीं, केजरीवाल बताते हैं कि भाई हम यहां से चुनाव नहीं लड़े, आप हाथ पे तो ये बड़ा महाराष्ट्र में जाकर भी उन्होंने यही किया था। और देखिए वो दूसरी पार्टी इसके लिए भी ऐसा कर रही है। मैं यहाँ जिक्र करूंगी कि जो चांदनी चौक वाली सभा थी राहुल गांधी की, मैंने वहां देखा जाकर कि वहां पर राहुल गांधी जब बोलते हैं कि हाथ के साथ झाड़ू है, झाड़ू को हाथ ने पकड़ रखा है, और जिस तरह से तालियां बजती हैं और जिस तरह से लोग उत्साहित हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत नीचे स्तर पर आज भी लोग ये नहीं बताते ये प्रत्याशी, वो कहते हैं कमल को दिया, साइकिल को दिया। अभी भी निशान बहुत महत्वपूर्ण है भारत में। चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वक्तव्य हैं, उनके जो इंटरव्यूज हैं, क्योंकि टेलीविजन पर सिर्फ आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। मैं जो बार बार अपने कार्यक्रमों को कहता हूं कि बैलेंस नहीं है, पूरी तरह से प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, मगर वो बोल क्या रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाई ये आपके घर से टोटी निकाल लेंगे, कभी कहते हैं कि भाई बाबरी ताला लगा देंगे, कभी कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, मैं उनका दूत हूं, मैं बायोलॉजिकल बेटा शायद नहीं हूं। मतलब क्या कहा जाए प्रधानमंत्री। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं भैया जल्दी से चुनाव खत्म हो, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ, मुझे लगता है मोदी जी को वाकई आराम की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री के लिए कहना मतलब बड़ा मुझे वो लग रहा है, लेकिन उन्हें मति भ्रम हो गया है। वो पहले उन्होंने खुद को अवतार समझना शुरू किया और अब तो उन्हें भगवान ही घोषित कर दिया गया और वो खुद भी ये सोचने लगे हैं। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है अभिसार कि 2024 के इस चुनाव में जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, मोदी जी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, और अब जहां वो पहुंचेगा इस बारे में कोई क्यास नहीं। लेकिन नफरत और कांग्रेस और मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वह तो एक स्टैंप हो गया है उनका, जो हर भाषण में लगता ही लगता है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेस्परेशन, बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। इस कदर बढ़ रही है कि अब जब वो बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है वो खुद भी उससे मुतमईन, उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो खुद भी ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि यार मैं शायद झूठ बोल रहा हूं, और उनकी जो ऑडियंस है उनसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। डेस्परेशन ऐसे है कि प्रशांत किशोर जैसे डिस्क्रेडिटेड आदमी को आपको मैदान में उतारना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि हमें बहुमत मिल रहा है। यानी कि पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा है, मगर वो प्रचार तंत्र बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मुकुल, टोटी चोर बताना, देखिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आपके ट्रोल्स करते हैं। मेरे ख्याल से इन चुनावों में ना प्रधानमंत्री ने जो साबित किया है कि वो अपने ट्रोल्स से कितना इंस्पायर्ड है। इस तरह की शब्दावली भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल्स किया करते थे, चाहे मुसलमानों को गाली देना, अनाप शनाप बातें करना। अच्छा, एक तो टोटी चोर, और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को ईश्वर का दूत बता रहे हैं। एक नहीं दो बार तो कह दिया। दोनों बातें, जो ट्रोल्स वाली बात की, वाकई में मुझे भी हैरत है। मेरे मतलब बच्चों ने मुझे दिखाया कि जो पहले दिन 2 दिन पहले ट्रोल कुछ ट्वीट कर रहे थे, वही बात भाषण में मोदी जी बोल रहे हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। ये स्तर आ गया है। जो एक उनका चलता था लाइन, तो वो लाइन जो ट्रोल की चलती है वही लाइन उनके मंचों पर, उनके भाषण में आ जाती है। दूसरा, अपनी ही बात कहीं भी बात से मुकर रहे हैं। मैंने अभी कई इंटरव्यू, कई ट्वीट देखे, कई वीडियो देखे, उसमें वो कह रहे हैं एक इंटरव्यू में कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर का फैसला बदल देगी कांग्रेस या बाबरी ताला लगा देगी। यानी वो अपनी कहीं बात से भी मुकर जा रहे हैं। वो कंफ्यूजन उनके लहजे में दिखाई दे रहा है। भाषा में देखिए वो कंफ्यूजन, और इसकी हम चर्चा भी लगातार करते रहे हैं, मगर आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात मुझे क्या लगी? मैंने इंडिया टुडे का इंटरव्यू देखा और इसका मैं जिक्र लगातार करते रहा हूं। प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करते हुए
सबसे पहले तो उस इंटरव्यू में देखा कि विपक्ष के नेता का मजाक उड़ाया जा रहा है, कौन है राहुल, क्या है, खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं। मतलब वो चाटुकारिता की सभी हदों को पार कर रहे हैं। मगर जो सबसे शॉकिंग बात अंत में आती है जब मोदी जी कहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हो कि आपने मुश्किल सवाल पूछे, दरअसल आप लोग जो हैं डरे हुए हैं उस इकोसिस्टम से जो आपको पत्रकार नहीं मानता जब तक आप उनके कहे गए सवाल ना पूछे गए, और मैं उस इकोसिस्टम का इलाज करूंगा। आप मुस्कुरा रही हैं भाषा, ये तो बहुत ही डेंजरस बात उन्होंने कही है। मैं हंस रही हूँ ये सोच के कि मोदी जी जिस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि जो सामने पत्रकार बैठे हैं दरअसल वो पत्रकार नहीं। अब आप ये सोचिए, अगर इसको दूसरे स्टाइल में अगर आप देखिए तो उनको पता है कि सामने कौन बैठा हुआ है ना। और वो ये कहना, अगर कोई जिसका इंटरव्यू लेने आप और मैं जा रहे हैं या मुकुल जा रहे हैं, वो कहें कि आप मुश्किल सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं या इसलिए पूछ रहे हैं, मतलब एजेंडा सेट है। और इस बार मुझे लगता है 2024 के चुनाव ने मोदी जी को विश्व गुरु बना दिया। देखिए मैं तो अंदर से मानती हूँ, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने इतने इंटरव्यू एक साथ, छप्पर फाड़ के इंटरव्यू, आज भी 3-4 इंटरव्यू छपे हुए हैं, 4-5 और लाइन अप हैं। तो अब आप सोचिए कि एक एक अखबार को, एक एक मीडिया घराने को 4-4 बार, 5-5 बार वह प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहा है जिसने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे पता चलता है डेस्परेशन कितना है। और मैं ये शायद मन की बात का एक्सटेंशन है जो चुनाव आचार संहिता के चलते बंद हो गया था। जो डेस्परेशन, जिस डेस्परेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस बेचारगी और लग रहा है कि हाथ से जा रहा है खेल, उसे सेट करने के लिए वो मीडिया का इस्तेमाल, दुरुपयोग जिस तरह से कर रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और यहाँ वो मिडिल क्लास को एड्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मन से तो तकरीबन गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए रुबिका लियाकत को बुलाकर कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो मुसलमान के बारे में बहुत सोचते हैं, हम तो ईद पे। तो देखिए, वो एक तरफ एक ऑडियंस है जो सामने खड़ी है, जहां कहेंगे मंगलसूत्र उखाड़ ले जाएंगे, आपका एक भैंस ले जाएंगे, ठीक है, वो एक ऑडियंस है। और दूसरी ऑडियंस मुकुल, मुझे ये जो सारी बातें हैं ना, जो सबसे चिंतित करने वाली बात ये है कि भाई आखिरकार ये जो कहा जा रहा है ये आगे जाके इतिहास होगा देश का। मगर आप सोचिए, आप किस तरह का राजनीतिक इतिहास लिख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से कहा जा सकता है पिछले 75 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री का जो भाषाई स्तर है वो इतना निचला नहीं गया है जैसा प्रधानमंत्री ने किया है। आप सोच रहे हैं आप क्या नजीर कायम कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं अपने जो इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, अपने वोटर्स हैं, जो यंग लोग हैं। आप एक पूरी सोच पैदा कर रहे हैं एक पीढ़ी में कि नहीं साहब, यही बोला जाए, इसी तरह की बातें की जाए, और आपने पूरी दक्षिणपंथी सोच को उसमें दफन कर दिया है। विसार, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इससे पहले, इस चुनाव से पहले तक ये भाषा और ये सब चीजें, हिंसा हमें दिखने लगी थी, लेकिन अब ये नीचे जा रही है, डाउन जा रही है। अब इन बातों का असर कम हो रहा है, ये वाकई अच्छी बात है। और वो लगातार, ये मुझे लगता है मान चुके हैं मोदी जी कि वो हार रहे हैं, क्योंकि वरना वो क्यों कहें कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये कर लेंगे, खाते बंद कर देंगे, बिजली काट देंगे, वरना तो वो बताएं कि वो है ही नहीं कहीं, हम ही आ रहे हैं, हम ये करेंगे। लेकिन उनका लगातार ये बोलना कि वो अब तो कह रहे हैं खाते बंद कर देंगे, पैसे निकाल लेंगे, टोटी की बात की, बिजली काट देंगे, अजीबो गरीब लोग हंस रहे हैं। लेकिन मैं वाकई मिलना चाहती हूँ, कभी संभव मिले हम लोगों को, तो दिखाना चाहिए कि मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर कौन है और कौन इतना जबरदस्त। मतलब कादर खान के जो डायलॉग्स हुआ करते थे, उनको जो हम सुनते थे कितने रद्दी ढंग के, इस तरह की भाषा के। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एक के बाद एक, और एक स्टैंड उनका नहीं है। देखिए, एक समय उनके पास फीडबैक आता है कि हेट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की थी बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें 111 भाषणों का मूल्यांकन किया था, और उसमें पता चलता है कि लगातार जो नफरत है, लगातार जो कांग्रेस फोबिया, मतलब उन्होंने तो सोच लिया था कांग्रेस खत्म, लेकिन जब जमीन पर चुनाव पहुंचा तो उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं एक चीज साफ कर दूं, जैसे कादर खान की बात की, वो अपने डायलॉग खुद लिखते थे, और मेरा मानना यह है कि मोदी जी का भाषण कोई और नहीं लिख रहा, वही बता रहे हैं। ये ना समझो कि कोई और बता रहा है, वो किसी और का बोल रहे हैं, उनकी सोच ही यही है। बहुत दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये ना राजनीति के लिए ना लोकतंत्र के लिए सही है। और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है चुनाव आयोग का रवैया, जो सुप्रीम कोर्ट में कहता है नहीं साहब, फॉर्म 17C जो है हमें वेबसाइट पे अपलोड नहीं करेंगे। वो फॉर्म 17C ये बताता है कि कितने वोट पड़े, आंकड़े के लिहाज से भी। वो चुनाव आयोग एक बैलेंस बिठाता है भड़काऊ भाषणों में
और विपक्ष की उस हमले में जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता संविधान को बदल देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के नेताओं के भाषणों से सामने उभर कर आ रहा है, जो प्रमाणित करता है कि चुनाव आयोग एक बार फिर नतमस्तक है भाजपा के सामने। क्या है इस मुद्दे का पंच? भाषा। अभी सर, चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि वह किस तरह से जनता जनार्दन से उसके जानने का हक छीन रहा है, और मतों की जो चोरी की आशंका जताई जा रही है उस पर मुहर लगाया है उसने, जब उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 17C को लेकर पूरी की पूरी तरह से एक पर्देदारी को स्थापित किया, और जिस तरह से उसने नफरत और राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को जोड़ा है, वह अपने आप में एक दूसरा शर्मनाक पहलू है। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चुनाव आयोग ने अब तक 5 चरण के चुनाव हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यही बताता है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैं उन मुद्दों पर जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अचानक 11 दिन बाद 11% वोट बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा वोट बढ़ रहे हैं। अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसके पीछे कुछ गड़बड़ झाला है, मगर जो गड़बड़ झाला दिख रहा है कि आप सांप्रदायिक भाषणों और संविधान के ऊपर जो भाषण है उनमें बराबरी कायम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? मेरा यह कहना है कि इस चुनाव में थोड़ा सा विडंबना यह है कि कभी वोट देने के अधिकार से रोका जा रहा है, लोगों के नाम कटे मिल रहे हैं, और कभी ये जानने के अधिकार से भी रोका जा रहा है कि कितना वोट पड़ा है। ये जनता का अधिकार है, उसके लिए भी रोक रहा है, और चुनाव आयोग नहीं जारी कर रहा। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। भाषा, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में जब ये जरह चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि भाई हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से सवाल कर सके, और प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय आप नड्डा से सवाल कर रहे हो। हाँ, मतलब ये कायरता देखिए इन लोगों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे तुम, सीधे सवाल तक नहीं कर सकते, और तुम्हारे मन का चोर ऐसा है कि चूंकि तुम जानते हो कि भाई हम राहुल गांधी से सवाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब तुम में हिम्मत नहीं राहुल गांधी से भी सवाल करने की। अब तुम नड्डा और खड़गे से सवाल कर रहे हो, और वो भी सवाल करते करते इतना जबरदस्त टाइम इन्होंने गेन किया है कि अब सिर्फ 2 चरण का चुनाव बाकी है। और देखिए, सबसे अहम बात, पूरा चुनाव गुजर गया, पूरा चुनाव गुजर गया, 2 चरण का खाली चुनाव, यानी 115 सीटों पर खाली मतदान होना है बस। बाकी सारी सीटों को आपने नफरत 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 पर चलने दिया। और दूसरा अहम सवाल अभिसार, कि आप कहीं से भी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर रहे हैं। आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है चुनाव आयोग जी? आप यह तो बताइए कि आपके पास 3 इंसिडेंट ऐसे आते हैं। मैं यहाँ पे ये जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि जिन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए ईवीएम और पूरे जिस तरह से मैनेज हो रहा है हमारे पोलिंग बूथ्स, जहां पर दाहोद में एक लड़का घुसता है, जहां पर आप उत्तर प्रदेश में एक लड़का घुसता है, भोपाल में एक आदमी जाता है और लाइव शो करता है। आई वांट टू थैंक्स देम। बहुत अच्छा किया सर आपने देश के नागरिकों के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि आपने लाइव टेलीकास्ट किया। एक जना फेसबुक लाइव करता है और दिखाता है कि 8 बार 10 बार वोट डल रहा है। लेकिन देखिए, आप रीपोल करते हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर हुई हो, पोलिंग एजेंट कौन था, पोलिंग बूथ पे कौन लोग थे, उनको जेल में डाला गया हो, क्यों नहीं डाला गया? कैसे ये लोगों ने बूथ पर कब्जा कर लिया? और वो लड़का जो 17 साल का लड़का है, वो बकायदा दिखा रहा है 1 वोट 2 वोट, बिल्कुल 8 वोट गिनाता है अभी साहब, और चुनाव आयोग चूं तक नहीं बोलता है कि कैसे हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, और फॉर्म 17C, हमारे दर्शक जानते हैं कि फॉर्म 17C यानी कि जिसके जरिए यह पता चल सकता है कि भाई कितने वोट डले, मत प्रतिशत नहीं, आंकड़ा जो है। अब उस पर चुनाव आयोग कहता है नहीं साहब, इसको मिसयूज किया जा सकता है। अरे भाई, सबसे बड़ी मिसाल तो यह कि आप अपनी जवाबदेही खुद नहीं तय कर रहे हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए ना, और आप 17C में दुहाई दे रहे हो कि साहब वेबसाइट में अगर हमने डाल दिया तो उसे मिसयूज किया जा सकता है। कैसे? मैं दिल्ली में बैठा हुआ अगर मैं लखनऊ का वोट देख के मैं क्या मिसयूज कर लूंगा, और मैं क्या किसी पर कर लूंगा? और ये अधिकार है, और 17C 17C जो है वो वहीं भरा जाता है, और उसे जब भरा गया है, वो आ गया है नंबर, वो आएगा ही, तो उसे बताने में क्या है? अच्छा, आप वो भी ना बताएं, पर आपने इतने दिन आपने प्रतिशत में हमें मतदान बताया, आपने हमें टोटल काउंट नंबर नहीं बताया, तब भी जो ये बाद में भी आया। तो हमें ये तो पता रहे कि इस विधानसभा में, इस लोकसभा की इस विधानसभा में इतना वोट पड़ा है, तो वो आगे पीछे हो तो पता रहे कि उस दिन कितना गिना गया। सबसे बड़ी बात यही है कि इसलिए लोगों को शक हो रहा है कि पड़ा हुआ वोट और गिना हुआ वोट कहीं अंतर हो तो कोई चैलेंज ना करे। बड़ी बात यहां भाषा कायदे से, और ये मैं सीधे कहना चाहता हूं चुनाव आयोग को,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तेवर थे, उनके भाषण थे, उसको लेकर 24 घंटे की पाबंदी कम से कम लगानी चाहिए थी। बिल्कुल। आप धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप भड़काऊ बातें कर रहे हैं, सीधी पाबंदी लगानी चाहिए थी। आप में वो हिम्मत नहीं करने की। हाँ, और आप कम से कम ये कहते वो तो सब एविडेंस था, आपको उसमें इतने दिन क्यों लगे? कंप्लेन भी तुरंत हो गई, ऐसा भी नहीं कि कंप्लेन होने में देर लगी। वो मोटो आप नहीं कर सकते थे, कंप्लेन हुई और देखिए कंप्लेन पर आप बैठे रहे और आपने बिल्कुल कहा कि स्टार प्रचारकों, कंप्लेन नाम से है। कंप्लेन मैंने देखी हुई है, कंप्लेन नाम से है, भाषणों का जिक्र है, वीडियो क्लिप्स दी गई हैं। और आप देखिए कि आपने कह दिया कि स्टार प्रचारकों को इतनी भी हिम्मत नहीं है, शिकायत पहले दौर से हो रही थी। पहले दौर जब अप्रैल में चुनाव हो रहा था और मई में जाकर ये फैसला देते हैं। और ये दरअसल हुआ क्या है, ये बीच का रास्ता निकाला गया है कि हम प्रधानमंत्री को सीधे कुछ कह नहीं सकते, तो पहले कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी हमें एक शिकायत दे दे, फिर हम दोनों को एक नोटिस दे दें और फिर एक दोनों का हिसाब। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है तो बौखलाया कौन रहता है, कौन आक्रामक होता है? विपक्ष होता है, क्योंकि विपक्ष चुनौती दे रहा होता है। मगर देखिए, भाजपा जिस तरह से बौखला रही है, जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रही है, और विक्टिम कार्ड खेलते खेलते कई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। मगर साहब, मजाल है चुनाव आयोग जो है इस पर कोई भी एक्शन ले, विच इज सो शॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाषा और मुकुल, आप दोनों का। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।